चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है ना। क्लास थोड़ा एंड हो गई थी, फिर से स्टार्ट कर ली हमने क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है यहाँ पर कि सिक्किम से होकर गुजरने वाला जो अक्षांशीय रेखा है या फिर जो लैटिट्यूड लाइन है, मैंने आपको बताई थी अक्षांश रेखाएं होती है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस एक राज्य से भी होकर के गुजरती है? आईएएस प्री 2010 का ये क्वेश्चन है, 10 का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपसे कब बनेगा? ये कोई रटने वाला या फिर पढ़ने वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपकी थोड़ा इंडियन मैप में कमांड होनी चाहिए, है ना, कि भारत का मैप पूरा आपको बनाते आना चाहिए कि कौन सा राज्य कहां पर है, किस अक्षांश पे स्थित है ना। तो ये आइडिया आपको होना चाहिए। तो देखिए यहां पर किसकी बात की जा रही है? सिक्किम की बात कर रहे हैं। मतलब सिक्किम से होकर के जो अक्षांश रेखा गुजरेगी तो वो और इनमें से किस राज्य से होकर के गुजरती है, ठीक है। शुभानंद जी, चलिए आंसर बताते जाइए। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? देखिए राजस्थान, ठीक है, राजस्थान से होकर के तो नहीं गुजरेगी। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो एक बार पहले आप मैप देख लीजिए इसमें, है ना, मैप देख लीजिए। तो देखिए ये सिक्किम है, ठीक है। सिक्किम से होकर जो अक्षांश रेखा गुजर रही, तो और किससे गुजरेगी? तो यहां पर देखिए राजस्थान, तो राजस्थान ऑप्शन में था, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। ये देखिए ये राजस्थान राज्य है। तो किस किस से होकर गुजर रही है? राजस्थान से जा रही है, उत्तर प्रदेश से जा रही है, सिक्किम से जा रही है, और किससे जा रही है? अरुणाचल प्रदेश से होकर के जा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राजस्थान, ठीक है। राजस्थान आंसर हो जाएगा। पंजाब से भी नहीं जाएगी, हिमाचल प्रदेश से भी नहीं जाएगी, और जम्मू कश्मीर से भी नहीं जाएगी, क्योंकि ये तीनों राज्य ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो समझ में आया ये वाला क्वेश्चन अमरुद जी? पंजाब नहीं होगा, है ना। क्या, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और अक्सर बच्चे गलत करते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता, ठीक है। सिक्किम से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा इनमें से किस एक राज्य से होकर के भी गुजरती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सिक्किम कहाँ स्थित है और उसके पैरेलल, है ना, कौन सा राज्य स्थित है? तो राजस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आईएएस प्री 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए इसका आंसर। और देखिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव आकर के पढ़ें, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बताइए असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं, असम जो है भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगती है इसकी सीमा, ठीक है। असम कहां पर है? मैंने आपको बताया था सेवन सिस्टर में ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सारे के सारे राज्यों से लगती है, ठीक है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगती है। पश्चिम बंगाल जो है ना, इसकी सीमा किससे लगती है? भूटान और नेपाल के साथ इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा मिजोरम जो है बांग्लादेश तथा म्यांमार सीमाओं के साथ लगता है। बताइए इसका आंसर। मिजोरम जो है इसकी सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ लगती है। क्या आंसर इसका होगा? तो दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप मुझसे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मेरे वेरियस रिकॉर्डेड कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। कोर्सेज के साथ आपको पीडीएफ, क्लास नोट्स और टॉपिक वाइज टेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन को ज़रूर विजिट करें। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। 1 और 2 आर ट्रू, ठीक है। इसका आंसर बच्चों होगा 1, 2 और 3, तीनों सही है। देखिए यहां पर मैप देखिए, सबसे पहला क्या बोल रहा है स्टेटमेंट? असम की सीमा जो है भूटान तथा, असम देखिए कहां पर है, ये है असम बीच में, मैंने यहां पर हाईलाइट किया हुआ है। ये देखिए असम राज्य है, ये असम राज्य है, ठीक है। असम की सीमा किससे लग रही है? भूटान तथा बांग्लादेश। तो देखिए यहां पर भूटान है, ये भूटान है और ये बांग्लादेश है। तो दोनों से इसकी सीमा लगती है, दोनों देशों के साथ इसकी सीमा लगती है, ठीक है। किसकी? असम राज्य की, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये यहां पर है, इसकी सीमा भूटान तथा नेपाल से लगती है। तो देखिए भूटान से भी इसकी सीमा लग रही है और ये भूटान से भी इसकी सीमा लग रही है। इसके अलावा नेपाल से भी इसकी सीमा लग रही है। देखिए रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो ये ऊपर तक गया हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा क्या है? मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगती है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार की, तो मिजोरम कहाँ है? त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो ये मिजोरम ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पर बना रखा है। यहाँ पर ये पूरा बांग्लादेश है, ये पूरा बांग्लादेश का क्षेत्र है ये वाला, और यहाँ पर ये म्यांमार है, ये यहाँ पर म्यांमार है ये, ठीक है। तो म्यांमार से भी इसकी सीमा लग रही है और बांग्लादेश से भी इसकी सीमा लग रही है। तो ये वाला भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब ऐसे क्वेश्चन बच्चों बनते तब हैं तब आपकी जब आपकी इंडियन मैप में अच्छी कमांड हो, है ना। इसलिए मैंने आपको बोला था कि जरूरी नहीं जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं सिर्फ उससे ही काम चल जाएगा। जो बड़े एग्जाम होते हैं, सिविल सर्विसेज स्तर के एग्जाम होते हैं, आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, है ना, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ऐसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा अंदर से आते हैं, डीप से आते हैं, मैपिंग से आते हैं ना, तो आपके दिमाग को खोलना होगा। ऐसा नहीं कि जो सिर्फ मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उससे ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि मैपिंग में अपनी कमांड रखनी है कि कहां से कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ठीक है, अभी क्लास स्टार्ट हुई है, दूसरा क्वेश्चन ही हमने डिस्कस किया है, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन आ जाता होगा जब क्लास लाइव होती होगी, तो आप आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव आए, क्योंकि आज टेस्ट था तो अभी मैंने मैसेज भी डलवाया है, ठीक है। गौरव, राजनंदिनी, शोभानंद, अमरुद, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। चलिए तीसरे क्वेश्चन से सबको आंसर देना है, जितने भी बच्चे लाइव हैं, ठीक है, सभी को आंसर देना है, ठीक है। चलिए इंग्लिश में भी है क्वेश्चन, मिल जाएगा, देखिए ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, ठीक है। बाइलिंगुअल ही मिलेंगे आपको क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन में सिर्फ हिंदी रहेगी जो ज्यादा जिसपे कंटेंट रहता है। तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा के नॉर्थ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। हमने डिस्कस किया था कर्क रेखा के बारे में, तो वहां तो हमने ये बस डिस्कस किया था कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, सर्वाधिक किस राज्य से होकर के गुजरती है, मिनिमम किस राज्य से होकर के गुजरती है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2008 में क्वेश्चन आया है, एक ये आरएएस आरटीएस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जल्दी से आंसर दीजिए, निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में या फिर नॉर्थ में सिचुएटेड है, जल्दी से बताओ। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, है ना। सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको ये पता होगा कि किन किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो आप इजिली इसका आंसर दे पाएंगे। अमृत जी बोल रहे हैं मणिपुर, शुभानंद जी मणिपुर, और भी लोगों का आंसर आना चाहिए, राजनंदिनी जी, इसके अलावा कौन लाइव है, गौरव, सभी के आंसर आने चाहिए। क्या आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो झारखंड से तो कर्क रेखा होकर के गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी होकर के गुजरती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर, ठीक है। मणिपुर बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा था कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, ठीक है। ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, है ना। झारखंड से तो होकर के कर्क रेखा गुजरती है, ये देखिए, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपका। ये देखिए ये राज्य हैं बच्चों, कौन कौन से राज्य से गुजरती है, रिवीजन कर लेते हैं। गुजरात, इसके अलावा ये है राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, झारखंड, झारखंड सॉरी छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 राज्य थे जिनसे होकर के कर्क रेखा पास होती है, ठीक है। और ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में था मणिपुर, है ना। मणिपुर देखिए यहां पर है, मणिपुर इधर पर है, ये देखिए ऑप्शन में क्या था, है ना, मणिपुर था। तो मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में। अब आपको यदि पता होता, मैंने आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट में अच्छी कमांड होनी चाहिए, तो मणिपुर जो है वो मिजोरम के ऊपर है, ये मिजोरम है, ठीक है, और ये यहाँ पर मणिपुर है। तो त्रिपुरा मिजोरम से होकर तो कर्क रेखा गुजरती है, तो ऑब्वियस सी बात है जो मणिपुर होगा वो इसके ऊपर ही सिचुएटेड होगा या स्थित होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सिविल सर्विसेज जैसे बड़े एग्जामों में, ठीक है। जो वनडे एग्जाम होते हैं, एसएससी वगैरह, रेलवे वगैरह, इनमें तो सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन जो बड़े स्तर के एग्जाम होते हैं जिसमें जीएस डीप में पूछता है, तो उसमें थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहां पर है, देखिए कई बार एग्जाम में आया हुआ है, यूपी पीसीएस, यूपी लोअर प्री, है ना। तो बताओ निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज कॉल्ड द ऑथेंटिक मेरिडियन ऑफ इंडिया, है ना। जो हमारे भारत की ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच नहीं बोलेंगे, जो मतलब जो जिससे हमारे समय को डिसाइड किया गया है भारत के, ठीक है, भारत की टाइमलाइन जिसको हम बोलते हैं, तो वो कौन सी है। 87.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 85.5 डिग्री, 84.5 डिग्री, या फिर 82 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन है। शोभानंद जी क्या कर रहे हो पढ़ाई लिखाई नहीं चल रही शोभानंद जी, आप तो पुराने स्टूडेंट हो, फिर भी गलत आंसर दे रहे हो। डी, राजनंदिनी जी बोल रहे हैं डी, अमृत जी डी, ठीक है, वेरी गुड। 82.5 है ना। मैंने बताया था कि भारत के समय को डिसाइड किया गया है, उस देशांतर रेखा का नाम क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। डी आंसर बच्चों इसका सही हो जाएगा। ये देखो
ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखो ये देख, है ना, मैंने आपको बताया था कि किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसके अलावा आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं जिनसे होकर के हमारी भारत की समय रेखा, जिससे हमारे भारत के समय को डिसाइड किया गया है। और कहां से किया गया है? यहां पर एक जगह है मिर्जापुर। क्या जगह है बच्चों? मिर्जापुर नामक स्थान से हमारे समय को डिसाइड किया गया है। 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहा जाता है। ठीक है, जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर दे दो। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंडिया, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या फिर पॉइंट कालीमेर। कौन सा भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, गलती नहीं करना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको यहां पर फंसाने की, लेकिन आपको फंसना नहीं है ना। ध्यान से चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, जो जो मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, वो राजनंदिनी जी बोल रही हैं ए। ठीक है, शोभानंद जी बोल रहे हैं सी। ठीक है, राजनंदिनी जी, गौरव जी बोल रहे हैं सी। ठीक है गौरव जी, अमृत जी कन्याकुमारी। ठीक है, देखो गलती कर दी राजनंदिनी जी, अमृत जी, है ना, आपने गलती कर दी। मैंने आपको बहुत अच्छे से चीजें पढ़ाई थी, है ना। ठीक है, आपने यहां पर गड़बड़ी कर दी। अब इसमें आपकी गलती नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या था? भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु। जब मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था, यदि कभी भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु पूछ ले, सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछ ले, तो आपको कहां जाना है? अंडमान निकोबार पहुंच जाना है ना, क्योंकि भारत का सबसे लास्ट पॉइंट तो वहां पर ही है ना, 6 डिग्री 4 मिनट पर, है ना, इंदिरा पॉइंट। इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अब ए पे मैंने कन्याकुमारी इसलिए रखा था क्योंकि मुझे पता है बच्चे यहां पर गलती करते हैं और ए आंसर ही टिक करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कन्याकुमारी, सही, आगे निकल गए क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर आप गलती कर देते हैं। आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। मैंने ये बोला था कि भारत का मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि मतलब ये जो भारत की मुख्य भूमि है, ये इसको हम मुख्य भूमि बोलते हैं। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। यदि यहां पर लिखा होता बच्चों भारत का, है ना, यदि यहां लिखा होता भारत की मुख्य भूमि, मुख्य भूमि मेनलैंड या फिर पेनिनसुलर इंडिया ऐसा लिखा होता, है ना, यदि भारत, ऐसा क्वेश्चन होता भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, उस कंडीशन में आंसर होता कन्याकुमारी। लेकिन ऐसा नहीं लिखा। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो इस कंडीशन में बच्चों आंसर होगा इंदिरा पॉइंट, क्योंकि आपको पता है, अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है, ये हमारा भारत है और यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड है ना। तो सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पर 6 डिग्री 4 मिनट पे, और कन्याकुमारी आपको यहां मिलेगा 8 डिग्री 4 मिनट पे। ठीक है, तो आज के बाद ऐसी गलती नहीं करना। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि यहां पर बच्चे फंसते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये दोनों पॉइंट सुदूरस्थ पूछे, सदर्न मोस्ट पहुंचे तो इंदिरा पॉइंट, मुख्य भूमि का या फिर मेनलैंड का या फिर बोले प्रायद्वीपी भारत का तो कन्याकुमारी। ठीक है, कोई डाउट है ना, गलती मत करना। चलो इसके अलावा देख लो और भी पॉइंट है। इंदिरा कॉल सबसे नदर्न मोस्ट है, सदर्न मोस्ट इंदिरा पॉइंट है, मैनलैंड का कन्याकुमारी है, किविथु अरुणाचल प्रदेश में ईस्टर्न मोस्ट है, वेस्टर्न मोस्ट गुहार मोती में कच्छ है। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं रखना। चलो अगला है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया था। देखिए कितनी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इतना तो मैंने लिखा हुआ है, इसके अलावा भी कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है। यूपी पीसीएस प्री में, यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में, यूपी पीसीएस मेंस, उत्तराखंड में कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? अब देखो यहां पर नहीं पे भी बच्चे फंस जाते हैं। बच्चे क्या पढ़ लेते हैं? बांग्लादेश के साथ लगती है, तो याद रखना है यहां पर पूछा है नहीं लगती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ बांग्लादेश? ठीक है, बताओ इसका आंसर। मणिपुर। ठीक है, सिंपल सा, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे बन जाएगा। देखो किस किस से लग रही थी मैंने आपको बताया था। एक तो पश्चिम बंगाल से तो लग ही रही थी उसकी बॉर्डर, है ना, क्योंकि बंगाल का ही हिस्सा था पहले देखा जाए तो, है ना, तो बंगाल से लग रही थी। दूसरी बात मैंने बताया था आपको, मेघालय से इसकी बॉर्डर लगती है। ठीक है, इसके अलावा असम के साथ इसकी बॉर्डर लगती है, और कर्क रेखा त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है, तो त्रिपुरा और मिजोरम के साथ भी इसकी बॉर्डर साझा होती है।
जबकि मणिपुर थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, मिजोरम के ऊपर मणिपुर आ जाता है, तो मणिपुर के साथ इसकी बॉर्डर नहीं लगती है। राजनंदिनी जी ए नहीं होगा, है ना। मेघालय तो स्पेशली मैंने आपको बताया था, मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, इसके अलावा सिर्फ असम के साथ लगती है, ये पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कराए थे। इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। इसको थोड़ा सा मैप में समझो, है ना, देखो मैप में। मैं आपका इसलिए रिवीजन करा रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं किस टाइप से आपको पढ़ना है, इसलिए मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं, है ना, क्योंकि आप में से बहुत लोग पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, नए नए बच्चे हो तैयारी वाले, तो कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कहां आप लोग फंसते हैं, वो सारे डाउट आपके आज क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी बोलने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको लगातार पढ़ते रहना है। टेस्ट इसलिए ले रहा हूं मैं, है ना, कि गलती की संभावना एग्जाम में ना करो आप, एग्जाम में जो गलती करते हैं वो ना करें, यहां पर कर लो जितनी गलती करना है, यहां पर चल जाएगा, है ना, यहां पर 100 खून भी माफ है, लेकिन एग्जाम में गलती करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। देखो ये बांग्लादेश है बच्चों, है ना, ये है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश मैंने बना दिया, ठीक है। ये देखो इससे इसकी सीमा लग रही है, ये क्या है, ये पश्चिम बंगाल हमारा राज्य है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर देख लो, ये है असम, तो असम के साथ भी इसकी बॉर्डर लगती है। ये है मेघालय, शायद कलर नहीं दिख रहा होगा, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, ठीक है। ये देखो ये है असम, आप अपने मैप में एटलस में देख सकते हैं, ये है मेघालय, ये है त्रिपुरा और ये है मिजोरम, इसके अलावा ये है पश्चिम बंगाल। तो इतने राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। ऑप्शन में क्या था, मणिपुर, मणिपुर ये ऊपर है, मणिपुर के साथ इसकी सीमा नहीं लगती। मणिपुर की सीमा किससे लगती है, म्यांमार के साथ, यहां पर म्यांमार है तो म्यांमार के साथ इसकी सीमा लगती है, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। मणिपुर यहां पर है, बाकी इन सभी राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, ठीक है। चलिए ललिता जी, ललिता जी की शायद पहली क्लास है ना, ललिता जी गुड आफ्टरनून, ठीक है। कोशिश कीजिए रेगुलर लाइव क्लास में आइए, लगभग 4 क्लास हमारी हो चुकी हैं, आपकी शायद पहली क्लास है ना, तो रेगुलर क्लास में आइए, लाइव आकर के पढ़ेंगे तो आपको भी थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, मुझे भी अच्छा लगेगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव आएंगे, अपने डाउट क्लियर करेंगे, है ना। जितने ज्यादा डाउट हो उतने ज्यादा डाउट पूछो, उतने फायदा आपको है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सभी को आंसर देना है, जितने भी बच्चे लाइव हैं, चाहे गलत आंसर दें चाहे सही आंसर दें, ठीक है, सभी को आंसर देना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए जरा सा, भारत के निम्न राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, ये भी चीज मैंने आपको पढ़ाई थी। Which of the following group of states of India shares a border with Pakistan, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो 100 घंटे के अंदर जीएस का मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन कर रखा है जो आपको जीएस को लेकर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। देखिए आप सभी को पता ही है कि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट हमको कवर करना होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, लगभग 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इनको कवर करना वाकई में बहुत डिफिकल्ट काम होता है। मैंने आप सभी को कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है 100 आवर जीएस के इस कोर्स के अंदर। सारे सब्जेक्ट मैंने ही आपको पढ़ाए हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सबसे सिंपल वे में मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और हमने ट्रिक के माध्यम से भी चीज़ों को इसमें याद किया है। इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स में ये कोर्स मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स मिल जाता है। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर सीधे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स के अंदर कोर्स बाय एक्सेसर में आपको 100 आवर जीएस का ऑप्शन मिल जाएगा। कोर्स को लेकर अगर कुछ भी क्वेरी है आपकी तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, बेझिझक कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। बताइए, 2 आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है ना, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। आपको बताया था मैंने ये चीजें, है ना, गुजरात बिल्कुल बॉर्डर स्टेट है ना। यदि आपको वो भी आइडिया हो कि बॉर्डर स्टेट कौन कौन से हैं, 15-200 जो मैंने आपको स्थलीय सीमा बताई थी, लैंड बॉर्डर बताई थी, तो उससे भी आप इसका आंसर दे पाएंगे। बिल्कुल सही आंसर है आपके, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात से, है ना, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के साथ नहीं लगती, ठीक है। यहां पर क्या है, हरियाणा के साथ भी नहीं लगती, यहां पर क्या है, हिमाचल प्रदेश के साथ भी नहीं लगती, ठीक है। तो ये सभी बॉर्डर स्टेट है। इसके अलावा और कौन सा एक राज्य है, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, है ना, इसके अलावा लद्दाख को भी ऐड कर लीजिए ना। तो इन राज्यों और यूनियन टेरिटरी से पंजाब की बॉर्डर लगती, सॉरी पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है। एक बार जरा देख लीजिए, रिवीजन भी कर लेते हैं हम। यहाँ पर देख लीजिए, ये है गुजरात,
ये है राजस्थान, ये है पंजाब, ये है जम्मू कश्मीर और ये है लद्दाख। ठीक है, तो इतने राज्यों के साथ पाकिस्तान के साथ ये बॉर्डर साझा करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टलाइन ऑफ इंडिया? व्हाट इज द टोटल कोस्टलाइन ऑफ इंडिया? ठीक है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? 5422.6, 7516.6, 1200 या फिर 15,200 किलोमीटर? जल्दी से आंसर दे दो। अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी है ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 1994, इसके अलावा और भी सैकड़ों बार ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? बी, है ना। ठीक है, सभी के आंसर आने चाहिए। गौरव जी नहीं, ये सब मैं नहीं बताऊंगा, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार या फिर नहीं, ये आप क्वेश्चन देख करके तय करें, है ना। आपको एग्जाम में मैं बताने नहीं आऊंगा शुभानंद जी, है ना, कि इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार और नॉट, है ना। आपको क्वेश्चन देखना है, ऑप्शन देखना है, फिर अपने विवेक से क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी। राजनंदिनी जी भी बोल रही हैं, ललिता जी भी बोल रही हैं। ठीक है, ठीक है, बी आंसर आ रहे हैं गौरव जी। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका, बी आंसर इसका सही हो जाएगा, 7516.6, है ना। यहां पर भी देखिए मैंने ए ऑप्शन पर 5422.6 रखा हुआ है, ये भी फंसाने के लिए रखा था, लेकिन आप यहां पर नहीं फंसे, अच्छी बात है ना। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? भारत की तटरेखा की कुल लंबाई, इसको ध्यान दो, है ना। शोभानंद जी आप पूछ रहे थे ना कि अंडमान निकोबार को जोड़ के बोल रहे हैं या फिर नहीं, तो आपको ये पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी। यहां पर लिखा है ना कुल लंबाई, टोटल लेंथ, कुल लंबाई में सब आ गया, है ना। यदि इसमें भी मुख्य भूमि की तटरेखा पूछता है, यदि यहां पर लिखा होता भारत की मुख्य तटरेखा की लंबाई, यदि भारत की मुख्य तटरेखा, है ना, मेनलैंड, मेनलैंड की कोस्ट लाइन, यदि ऐसा लिखा होता तो उस कंडीशन में आंसर क्या होता? 5422.6। मतलब ये भारत का मैंने आपको यहां पर मैप बना दिया। ये अब यहां गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, ये वाली तटरेखा को बोलते हैं हम, है ना, मुख्य तटीय रेखा, या फिर मेनलैंड की तटरेखा, या फिर पेनिनसुलर इंडिया की तटरेखा, या फिर कोस्ट लाइन। इसको यदि पूछता तो उस कंडीशन में आंसर होता 5422.6। ठीक है, लेकिन पूछा क्या था? तटरेखा की कुल लंबाई। अब कुल लंबाई में अंडमान निकोबार भी शामिल हो गया, यहां पर लक्षद्वीप भी शामिल हो गया, तो इनको यदि मिला लेते हैं तो कितनी हो जाती है? 7516.6। ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी सी गलतियां आप एग्जाम में करते हैं, वही मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं, एग्जाम में ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, इसके अलावा 15,200 जो यहां पर लिखे, ये हमारी स्थलीय सीमा है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये कौन कौन से राज्य थे, कितने राज्य थे? 9 राज्य हैं जो तटरेखा से लगते, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, यहां पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं जिनकी सीमा कोस्ट लाइन से लगती है या फिर कोस्ट लाइन पर स्थित है। ठीक है, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का आंसर दो बच्चों। सियाचिन कहां पर स्थित है? वेयर इज सियाचिन लोकेटेड? सियाचिन कहां पर स्थित है? एसएससी आरआरबी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र में, ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत और म्यांमार के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। आंसर दो। दोस्तों मैं पिछले 8 वर्षों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और पिछले कई वर्षों के डिफरेंट एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि सही प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का एक सेट तैयार किया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ही क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन में जाकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। डी आंसर आ रहा है ना। अमृत जी डी, राजनंदिनी जी डी बोल रहे हैं, सुभानंद जी डी बोल रहे हैं, ललिता जी भी डी बोल रही हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है ना। देखो क्या बोल रहा है, सियाचिन ग्लेशियर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर बता देता हूँ कहां पर स्थित है। यदि यहाँ पर मैं इस प्रकार से इंडिया का ये मैप बनाऊं, है ना, तो यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, मैंने आपको बताया था, है ना। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये पाकिस्तान के कब्जे में है,
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर चाइना वाला ये रीजन है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बीच में ये सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, मैंने बताया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर ये पाकिस्तान के कब्जे वाला रीजन है। तो ये हिमनद है, एक हिमनद का मतलब क्या होता है, ग्लेशियर। तो हिमनद सीमांत क्षेत्र है, ठीक है। रेगिस्तान वगैरह नहीं है यहाँ पर, और अफगानिस्तान तो होगा ही नहीं, म्यांमार भी होगा नहीं, ठीक है। तो सिंपल ही क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए ये स्थित है, ये इसकी लोकेशन भी मैंने बता रखी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ग्लेशियर है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसको हम जब हिमालय रीजन पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है और लेकिन सिंपल भी है। भारत का एरिया कितना है? व्हाट इज द एरिया ऑफ इंडिया? एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है? जल्दी से बता दो, सिंपल सा क्वेश्चन है, रटा होना चाहिए। एरिया बता दो, और कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है ये बता दो, और जनसंख्या कितनी निवास करती है ये भी बता दो। तीनों पॉइंट बता दो। क्षेत्रफल, कुल भूभाग का कितना परसेंट है विश्व के कुल भूभाग का, इसके अलावा कितनी जनसंख्या निवास करती है ये भी बता दो। सिंपल सा क्वेश्चन है। 32, 87, 263 सी आंसर, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। राजनंदिनी जी, अमृत जी, सभी आंसर दें। शोभानंद जी, अमृत जी 17.5, ठीक है। सभी के आंसर आने चाहिए, है ना। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे लाइव हैं, गौरव जी, ललिता जी, शोभानंद जी, राजनंदिनी जी, अमृत, जितने भी बच्चे लाइव हैं सभी के आंसर आने चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, सी आंसर सही हो जाएगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। डी नहीं होगा ललिता जी, है ना, सी आंसर, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। और कुल क्षेत्रफल का कितना है? विश्व का जो क्षेत्रफल है, जो लैंड एरिया, जितने भी महाद्वीप वाला लैंड एरिया है, उसका 2.43% हमारे भारत के पास है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जनसंख्या कितनी निवास करती है? तो वर्ल्ड का 17.5, लगभग 17 बोल लीजिए, 18 बोल लीजिए। अभी तो बहुत ज्यादा हो गया होगा ये परसेंटेज, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ गई है, लेकिन ठीक है, हमें 2011 की सेंसस वाला आंकड़ा देखना है। तो 17.5% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। चलिए अगला है, अगला भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इन विच हेमिस्फीयर इज इंडिया लोकेटेड? किस हेमिस्फीयर में इंडिया लोकेटेड है? जल्दी से आंसर दे दो। है ना, सिंपल सा है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया स्थित है। बहुत अच्छे से मैंने आपको इसकी लोकेशन समझाई थी। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में दक्षिण एशिया का पार्ट है। दक्षिण एशिया या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप का पार्ट है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने लोकेशन बहुत अच्छे से आपको समझाई थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बार और बता देता हूं मैं आपको। देखिए, यह 0 डिग्री देश अक्षांश है, जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर है, जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जिससे विश्व का समय डिसाइड किया गया है। और हमारा भारत कहां पर है? यहाँ पर स्थित है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस पूरे गोलार्ध को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इस पूरे गोलार्ध को बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भारत स्थित है। इसके अलावा जो ये आपको कॉन्टिनेंट दिख रहा है, ठीक है, इसके अलावा जो ये आपको कॉन्टिनेंट दिख रहा है, इस कॉन्टिनेंट को हम बोलते हैं एशिया कॉन्टिनेंट। और एशिया कॉन्टिनेंट के दक्षिण एशिया में हमारा भारत स्थित है, और भारतीय उपमहाद्वीप का पार्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए जल्दी से, सिंपल क्वेश्चन है। भारत की मुख्य भूमि, है ना, ध्यान से पढ़ना, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया? ठीक है, अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का, बता दो जल्दी से। सिंपल सा क्वेश्चन है, डी, है ना, ठीक है। तो ये तो मैंने मुख्य भूमि का पूछ लिया, है ना। यदि मैं टोटल पूछ लूं तो भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो क्या बोलोगे, क्या ऐड कर दोगे इसमें? सी नहीं होगा राजनंदिनी जी, डी आंसर सही होगा। 8 डिग्री 4 मिनट से, है ना, 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर ग्लोब बना दूं इस प्रकार से एक बड़ा सा, यहाँ पर ये 0 डिग्री हो गया, हमारा भारत यहाँ पर है, ठीक है। तो ये अक्षांशीय जगह 1 डिग्री 2 डिग्री, है ना। तो यहाँ से जो जाती है ये हमारे भारत के दक्षिण से, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट, है ना। और जो भारत का सबसे ये वाला पार्ट है, ये वाला,
इसको हम क्या बोलते हैं, 37 डिग्री 6 मिनट, है ना। तो 8 डिग्री 4 मिनट, चूंकि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है अक्षांशों के अकॉर्डिंग, तो क्या बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, है ना। और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में हमारा भारत लोकेटेड है या फिर स्थित है। यदि कुल पूछ लेगा तो क्या बोलेंगे 6-4। अमृत जी वेरी गुड, क्या बोलेंगे 6। यदि अंडमान निकोबार वाली आप लोकेशन ले लेंगे, क्योंकि भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कहां पर है, सदर्न मोस्ट अंडमान निकोबार पे है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई थिंक समझ में आ रहा होगा, क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड, सही आंसर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का हिंदुस्तान नाम जो दिया गया है, ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया है, यूनानियों के द्वारा, ईरानियों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा या अफगानियों के द्वारा, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है। डी नहीं देखे सर, क्या क्या बोल रहे हैं आप, डी नहीं, अच्छा ठीक है, डी ही आंसर होगा ना, पर आपको तो रटा होना चाहिए, मैंने आपको बताया था मोबाइल नंबर के जैसे याद कर लेना, अक्षांशी देशांतरी विस्तार 843768879725, 843768879725, जैसे मोबाइल नंबर याद करते हो ना, वैसे ही याद कर लेना, इजी हो जाएगा। आप ऐसे डिग्री विग्री में याद करेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो मोबाइल नंबर जैसे आप याद करते हैं वैसे ही आप याद कर लें तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, ए 38, ए आंसर दे रही है ललिता जी। ईरानी बी, ठीक है, इसका आंसर बच्चों हो जाएगा बी, ईरानियों के द्वारा दिया गया है, या फिर जिनको हम बोलते हैं पर्शियन, है ना। ईरान एक देश है, भारत के बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के बगल में ईरान है। तो ईरान को ही पहले बोलते थे पर्शिया, क्या बोलते थे, पर्शिया, या फिर यहाँ पे जो लोग हैं उनको पर्शियन लोग बोलते हैं, वर्तमान में इसको ईरान बोलते हैं। तो मैंने वो पूरी आपको स्टोरी सुनाई थी ना यहाँ पर, है ना, देखो ये बता देता हूं मैं एक बार यहाँ पर फिर से, जो बच्चे नहीं देखे थे उनको बता देता हूं। यहां से बच्चों बहती है सिंधु नदी, इस प्रकार से इंडस रिवर बहती है, इस प्रकार से नदियों वाले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, कौन सी नदी बहती है, इंडस रिवर, है ना, यहाँ पर इंडस रिवर। तो इसी इंडस रिवर की देन है हमारे भारत के दो नाम, कौन कौन से, एक तो हिंदुस्तान, अभी जो मैंने आपको बताया हिंदुस्तान, और एक और जो इंडिया नाम है, जो इंडिया नाम है। तो ये दोनों नाम इसी नदी की नेम है। ठीक है, सिंधु से बना हिंदू, मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ाई थी, सिंधु से बना हिंदू, ठीक है, और इंडस से बना इंडिया, इंडस से बना इंडिया, क्योंकि ये सिंधु नदी है, इसको इंग्लिश में इंडस बोलते हैं और वैसे सिंधु बोलते हैं। तो इन दोनों नदियों की ही इन नदी ये सिंधु नदी की ही देन है ये दो नाम। ठीक है, इंडिया नाम यूनानियों ने दिया और हिंदुस्तान नाम यहाँ पर देखिए ये ईरान देश है। क्यों, क्योंकि जब भी बच्चों को पहले जमाने में प्राचीन समय में भारत आता था तो आने के लिए सिर्फ एक ये वाला रास्ता ही था भारत, क्योंकि यहाँ पर तो समुद्र था, समुद्री मार्ग की कोई खोज नहीं हुई थी, यहाँ पर पूरा हिमालय है ना, तो यहाँ से भी कोई नहीं आ सकता था, तो एक ये वाला रीजन ही बचता था। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाई थी, आपको पता होगी, याद होंगी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, देखिए कौन सा नाम किसके द्वारा दिया हुआ, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, संलग्न क्षेत्र कंटीजियस जोन जो होता है, ठीक है, ये कितना होता है, 32 नॉटिकल मील, 45 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील या फिर 32 नॉटिकल मील। ठीक है, बताओ। हालांकि इसमें ऑप्शन ऐसे नहीं होने थे, बहुत सिंपल हो गया, यहां पर ऐसे होना था 12 नॉटिकल मील, है ना, 24 नॉटिकल मील, ऐसे यहां पर आंसर होने थे, मतलब ऑप्शन होने थे 200 नॉटिकल मील, तो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, खैर ठीक है, जैसा भी है बता दो, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको एमसीक्यूज के माध्यम से ही आंसर देने होते हैं। और इसी के चलते हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है और इसके डिफरेंट पैकेज तैयार किए हैं। जैसे कि ये 1000 क्वेश्चन यदि आप आंसर के साथ चाहते हैं तो मात्र 29 रुपीज में आप ये पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए है हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ के थ्रू, तो मात्र 39 रुपीज में ये आपको पीडीएफ मिल जाती है। यदि एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और वीडियो सॉल्यूशन, जो कि हर एक क्वेश्चन का मैंने वहां पर सॉल्यूशन कराया है वीडियो फॉर्म में, यदि ये पैकेज चाहिए तो मात्र 49 रुपीज में। इसी में यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट ऐड कर देंगे तो ये पैकेज आपको 59 रुपीज का पड़ जाता है। और मिक्स क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट यदि आप इसमें ऐड करेंगे तो मात्र 69 रुपीज में ये पैकेज आपको मिल जाता है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी पैकेज अवेल कर सकते हैं।
इसके अलावा हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ये कोर्स अवेल कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो वहां से भी ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सी आंसर हो जाएगा। ललिता जी बोल रही हैं, राजनंदिनी जी बोल रहे हैं, अमृत जी बोल रहे हैं सी। ठीक है, देखो सिंपल सा 24 नॉटिकल मील। ये मैंने आपको बताया था बच्चों, भारत की जो समुद्री सीमा है, ठीक है, तो सबसे पहले तो होती है प्रादेशिक सीमा, है ना, मैंने बताया था प्रादेशिक सीमा, टेरिटोरियल सी जिसको हम बोलते हैं, तो 12 नॉटिकल मील तक का ये रीजन होता है। दूसरी होती है संलग्न क्षेत्र, दूसरा क्या होता है, संलग्न क्षेत्र या फिर कंटीजियस जोन, तो 24 नॉटिकल मील तक का ये रीजन होता है। फिर एक होता है अनन्य आर्थिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, तो ये 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाई थी, अभी ज्यादा डिटेल में मैं यहाँ पर नहीं जाऊंगा, एक बार देख लीजिए। 12 नॉटिकल मील प्रादेशिक समुद्री सीमा टेरिटोरियल सी, है ना, संलग्न क्षेत्र कंटीजेंस जोन 24 तक, और 200 तक होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, है ना। डिटेल में मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था, वहां पर जाकर पढ़ लेना जिसने भी नहीं पढ़ा है। अगला क्वेश्चन बताओ, मैकमोहन रेखा स्थित है, मैकमोहन रेखा कहां पर स्थित है, जल्दी बताओ। बस एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी आपको टेस्ट वगैरह अपलोड हो जाएगा तो आप टेस्ट देते रहना। इसके अलावा जो यूट्यूब है बच्चों, है ना, यूट्यूब में मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज वाले वीडियोस बना रखे, जैसे वहां पर हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज चल रही है ना, 10 क्वेश्चन सीरीज, ठीक है, 10 क्वेश्चन सीरीज मेरी मिल जाएगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल में, देख लेना, ज्योग्राफी की 10 क्वेश्चन सीरीज, उसको फॉलो कर लेना, तो वहां से आप टेस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा एसएससी के नाम से हम लोगों ने बहुत सारी एमसीक्यूज की सीरीज बना रखी है, तो ज्योग्राफी के आपके वहां पर एसएससी के भी क्विज मिल जाएंगे या फिर टेस्ट मिल जाएंगे, वो देख लेना। कुछ मैंने 100 क्वेश्चन के भी बना रखे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर दे दो मैकमोहन रेखा। क्या आंसर हो जाएगा, भारत और चीन के मध्य में एक अंतरराष्ट्रीय रेखा है, ये आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, ठीक है, बाकी तो ठीक ही है। तो ये थे बच्चों कुछ क्वेश्चन, ज्यादा और भी क्वेश्चन है लेकिन हम सारे डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, यहाँ पर टेस्ट भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन थे यहाँ पर, एसएससी वाले क्वेश्चन भी थे, आईएएस लेवल के क्वेश्चन भी थे, पीसीएस लेवल के भी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि डेफिनेटली इस टॉपिक से आपको एक से दो, मिनिमम 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट ज्यादा है ना, लेकिन थोड़ा समझ के मैपिंग से आप पढ़ेंगे तो चीजें आपको इजी हो जाएंगी। कहीं भी दिक्कत आती है तो फिर आप मुझसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो हमारा बच्चों टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। कौन सा टॉपिक रहेगा, भारत का भौगोलिक विभाजन या फिर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ये क्या होता है, अभी तो हमने पढ़ लिया सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय, ये क्या होता है, हमने भारत के बारे में समझा कि क्षेत्रफल कितना है ना, कितने राज्य हैं, कितनी यूनियन टेरिटरी हैं, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, कौन कौन से आइलैंड हैं, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा नंबर आता है, बेसिक चीजें, लैंड लॉक्ड स्टेट कितने हैं। ठीक है, भारत के बारे में एक परिचय हमने समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक विभाजन, है ना, फिजिकल ज्योग्राफी का काफी बड़ा पार्ट हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें हम सारे जो भारत के फिजिकल फीचर हैं, जैसे आप देखते होंगे भारत में क्या क्या चीजें हैं, भारत में सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर आपको हिमालय देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर हिमालय है, ठीक है, यहाँ पर नदर्न प्लेन है, उत्तर का विशाल मैदान है। ये वाला जो आप क्षेत्र दिख रहे हैं ये पठारी क्षेत्र है भारत का, इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ये वाला जो रीजन आपको देख रहे हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स, है ना। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप हैं, ये 2 आइलैंड्स हैं, और ये वाला जो है मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो ये सभी अलग अलग प्रकार के फिजिकल फीचर देखने को मिलते हैं हमारे भारत के अंतर्गत, और इसको ही हम भारत के भौगोलिक विभाजन या फिर फिजिकल डिवीजन में पढ़ने वाले हैं। फिजिकल डिवीजन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि किसी भी देश में, किसी भी राज्य में कौन कौन से भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं, तो उस हिसाब से उसका हम डिवीजन करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से भारत का भी भौगोलिक विभाजन किया जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें हम पढ़ लेते हैं इस टॉपिक की, बाकी प्रॉपर तरीके से हम अगली क्लास से ही इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए
भारत का भौगोलिक स्वरूप की बात करें, भौतिक स्वरूप की यदि हम बात करें, तो भारत विभिन्न स्थल आकृतियों वाला एक विशाल देश है। यहां पर अनेक प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं। भू आकृतियों से मतलब क्या है? वही पर्वत पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ थार जैसा रेगिस्तान भी है, आइलैंड्स भी हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार की स्थल आकृतियां पाई जाती हैं, भू आकृतियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसी आधार पर हम किसी भी देश राज्य का फिजिकल डिवीजन या फिर भौतिक भौगोलिक विभाजन करते हैं ताकि हम उसको अच्छे से स्टडी कर पाए, ठीक है। चलिए, अब देखिए भारत में यदि आप देखेंगे तो लगभग 10.6% जो इसका भूभाग है, यहां पर पर्वत पाए जाते हैं, ठीक है। 43% जो एरिया है इसमें लगभग मैदान पाए जाते हैं और 27.7% जो क्षेत्र है इसमें पठार पाए जाते हैं। इसके अलावा लगभग 18% पर पहाड़ियां भी पाई जाती हैं। पहाड़ियां मतलब जो कम ऊंचे पर्वत होते हैं, पहाड़ जो कम ऊंची हिल होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पहाड़ियां बोलते हैं। और ज्यादा ऊंचा हो जाता है तो उसको हम पर्वत बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फिजिकल फीचर पाए जाते हैं हमारे इंडिया में। ये थोड़ा सा फैक्ट वाली चीजें हैं, आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली भौतिक आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान, ये सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी। मरुस्थल, द्वीप आदि के आधार पर विभाजित किया जाता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? भौगोलिक विभाजन बोलते हैं, ठीक है। वही सब चीजें हैं। अब भारत का भौगोलिक विभाजन कितने पार्ट में करते हैं वो भी अभी मैंने आपको बता दिया। तो भारत का जो फिजिकल डिवीजन है या फिर भौगोलिक विभाजन है, ये हम 6 भागों में करते हैं, 6 पार्ट में करते हैं, ठीक है। कौन कौन से 6 पार्ट हैं बच्चों? ठीक है, 6 भागों में करते हैं। अब देखिए, कहीं कहीं आपको बच्चों 4 भी मिलेगा, है ना, कहीं आपको 5 भी मिलेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 6 भागों में हम यहाँ पर भौगोलिक विभाजन करेंगे। कहीं ये बुक में आपको 4 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा, आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पर हम 6 भागों में करेंगे क्योंकि जो हमारी स्टैंडर्ड्स बुक हैं, खासतौर पर एनसीईआरटी वगैरह, इसमें 6 भागों में फिजिकल डिवीजन कर रखा है, ठीक है। अब फिजिकल डिवीजन तो आप समझ गए क्या होता है, ठीक है। तो कौन कौन से ये 6 हैं? अभी हालांकि मैंने आपको बता दिए थे, लेकिन एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाएं, है ना। उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाओं में हम हिमालय को स्टडी करते हैं। किसको? हिमालय को स्टडी करते हैं, है ना। मतलब उत्तर, ये उत्तर हो गया और ये उत्तर पूर्व हो गया, है ना। उत्तर पूर्वी राज्य हमने पढ़े थे ना, तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न जो माउंटेन रेंजेस हैं या फिर उत्तर और उत्तर पूर्वी की पर्वत श्रृंखला है, इसमें हम हिमालय को स्टडी करते हैं और काफी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, ठीक है। तो पहला फिजिकल डिवीजन हो गया उत्तर और उत्तर पूर्वी की पर्वत श्रृंखलाएं, नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला फिजिकल डिवीजन, ठीक है। दूसरा क्या होगा? इसी के दक्षिण में आएंगे तो यहां पर आपको मैदान मिलेंगे, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर मैदान क्या होता है? पर्वत तो हमें पता है, मैदान क्या होता है? तो देखिए, मैदान क्या होता है कि इसी हिमालय से या फिर इसी पहाड़ से या फिर कहीं से भी कोई नदी निकलती है ना। तो क्या करती है नदी? मान लो ये पर्वत है, ठीक है, ये पहाड़ी, ये पर्वतीय क्षेत्र है, इस प्रकार से ये यहां से कोई नदियां निकल रही हैं, इस प्रकार से ये नदियां निकल रही है ना, क्योंकि आपको पता होगा पर्वतों से नदी निकलती है, अलग अलग जगहों से नदियां निकलती हैं। तो जब ये नदियां निकलती है ना बच्चों, तो जब ये ऊंचे स्थानों पर बहती, जब ये ऊंचे स्थान मतलब क्या है? जो पर्वतीय क्षेत्र होता है वो ऊंचा होता है, ठीक है। जैसे एक चीज और समझ लीजिए, देखिए, जैसे मान लीजिए ये समुद्र तल है ना, यहां पर मान लीजिए समुद्र तल है, ठीक है। ये क्या है? समुद्र तल है, सी लेवल है ये, ठीक है, समुद्र तल है। तो इससे थोड़ा सा जो ऊंचा स्थान होगा, है ना, इसको हम बोलते हैं मैदान। क्या बोलते हैं? मैदान या फिर प्लेन। इससे और थोड़ा सा ऊंचा ये इस प्रकार से स्थान होगा, इसको हम बोलेंगे पठार या फिर प्लेट्यू, है ना। इससे थोड़ा सा और ऊंचा होगा, इसको हम बोलेंगे पहाड़ी, हिल्स। और ऊंचा होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? पहाड़ या फिर पर्वत, पर्वत बोल लीजिए, पर्वत या फिर माउंटेन्स, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें मैंने बताई, तो ये समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर मैंने आपको बताई है। सबसे कम ऊंचाई आप देखेंगे मैदानों की होगी, ठीक है। उससे थोड़ा ऊंचाई आप पे आपको पठार मिलेंगे, है ना, सपाट संरचना होती है, समतल संरचना होती है। फिर हिल्स जो होती हैं, फिर पहाड़ पर्वत होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, जो जितना ऊंचा रीजन होगा वहां पर जब नदियां बहेंगी तो उतनी तीव्र गति से बहेंगी। अब जैसे ये पहाड़ क्षेत्र में यदि नदियां बहेंगी तो वो समुद्र तल से काफी ऊंचा है, और नदियां हमेशा क्या करती हैं? नदियां हमेशा, आपको पता होगा, किसी सागर महासागर में ही जाकर के गिरती हैं। तो किसी झील में गिरेंगी, बहुत कम कंडीशन होती है, लेकिन मैक्सिमम कोई भी नदी सागर या फिर महासागर में ही जाकर के गिरती है। ये चीज आपको पता होगी, ठीक है।
अब नदी जब क्या होता है, मैं बता रहा हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में जब नदी बहती है ना, माउंटेन्स रीजन में जब नदी प्रवाहित होती है तो वो समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर होती है और वो नीचे आ रही होती है। अब यहां से नीचे ही आएगी नदी, है ना। तो यहाँ पर नदी बहुत तीव्र गति से प्रवाहित होती है, और जब नदी तीव्र गति से प्रवाहित होती है तो क्या होता है, वो जहां से भी प्रवाहित होती हैं तो उस क्षेत्र को काटती छाटती हैं, उनका अपरदन करती हैं, इरोजन करती हैं, है ना। मतलब आपको पता होगा कि बहुत तीव्र गति से यदि आप पानी डालेंगे तो आसपास की जो धूल या फिर जो भी होगा वो बहुत तीव्र गति से भी आगे बह जाएगी, है ना, तो अपरदन हो जाएगा उस जगह का। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है, जब नदियां बहती हैं तो अपने साथ जो यहाँ पर चट्टाने होती हैं, कंकड़ पत्थर होती हैं, उनको काट के लाती हैं, और आगे जैसे ही वो मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, जैसे देखिए यहाँ से ये निकली, हिमालय से नदियां निकली इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से, और जब वो पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में आती हैं तो अपने साथ लाए हुए जो अवसाद हैं, अवसादों का मतलब क्या है, सेडिमेंट्स बोलते हैं, और या फिर साधारण भाषा में बोल तो कंकड़ पत्थर बालू रेत मिट्टी, तो उनको यहाँ पर छोड़ती जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्यों छोड़ रही हैं, क्योंकि समुद्र तल से ऊंचाई इसकी कम है, यहाँ पर नदियों की स्पीड, नदियों का वेग, वेलोसिटी कम हो जाती है, और अपने साथ वो आगे तक उन जो वो पदार्थ लेकर के आई है ना, अवसाद लेकर के आई है, उनको आगे नहीं ले जा पाएगी क्योंकि स्पीड स्लो हो गई, तो वो उनको यहाँ पर ही छोड़ते जाती है, और इस प्रकार से मैदानों का निर्माण होता है। तो नदियों के द्वारा ही मैदानों का निर्माण होता है। तो ये सेकंड फिजिकल डिवीजन में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, मैदान, उत्तर का विशाल मैदान है, ठीक है, ये यहाँ पर आपको उत्तर का विशाल मैदान देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार, तो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ये भारत का बच्चों सबसे प्राचीन हिस्सा है, ये भारत का सबसे प्राचीन हिस्सा है। सबसे प्राचीन हिस्से से मतलब क्या है कि देखिए, आज से करोड़ों वर्ष पहले, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, आज से करोड़ों वर्ष पहले क्या था कि जो हमारा ये भारत आप देख रहे हैं, ये यहां पर नहीं था, ये दक्षिण में कहीं स्थित था। मैंने आपको लोकेशन बताई थी ना कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत आज से करीब 20 करोड़ वर्ष पहले उत्तरी गोलार्ध में स्थित नहीं था, बल्कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था। अब आप में से जिसको आइडिया नहीं होगा बोलेंगे सर आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये सच बात है, भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था। और कहां पर स्थित था, जहां पर वर्तमान में आप अफ्रीका देखते हैं ना, तो वहां पर स्थित है, जिसको हम बोलते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक है, देखिए शॉर्ट में बता देता हूं, आज से करोड़ों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर एक ही कॉन्टिनेंट था, जिसको हम बोलते थे सुपर कॉन्टिनेंट। क्या बोलते थे, सुपर कॉन्टिनेंट इसको हम बोलते थे, है ना, जिसको बोला गया था पेंजिया, है ना। ये क्या मतलब था कि जितने भी महाद्वीप आप देखते हैं, 7 महाद्वीप देखते हैं, ये आपस में जुड़े हुए थे, और यहां पर ही जुड़ा हुआ था हमारा इंडिया। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये टूटना स्टार्ट हुआ, है ना। अब टूटता कैसे, तो प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियां होती हैं, सब हम पढ़ेंगे, तो उसके द्वारा ही ये प्लेटें टूटती हैं और एक दूसरे से दूर जाती हैं। ठीक है, तो हमारा इंडिया भी यहाँ पर अफ्रीका के आसपास था, और जब ये टूटा तो करीब 20 करोड़ वर्ष में, 25 करोड़ वर्ष में ये टूट करके यहाँ पर आया, और यहाँ पर यूरेशियन प्लेट से टकराया, और फिर हिमालय का निर्माण हुआ। ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको बस बता रहा हूँ। ठीक है, तो उस समय जो मैन हमारा भारत था वो यही था, प्रायद्वीपीय भारत। ये हिमालय बाद में बना है, मैदान बाद में बने हैं, ये सारी चीजें बाद में बनी है। तो सबसे पुराना भूभाग है ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए, तो ये तीसरा फिजिकल डिवीजन रहेगा, प्रायद्वीपीय पठार, है ना। अगला रहेगा मरुस्थलीय क्षेत्र, यहाँ पर आपको थार डेजर्ट देखने को मिलता है यहाँ पर, है ना। तो ये भारत का एक मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल। अगला है समुद्री तटीय मैदान। अब ये जो प्रायद्वीपीय पठार मैंने आपको बताया, पेनिनसुलर प्लेट्यू बताया, तो इसके दोनों किनारों पर, यहाँ पर और यहाँ पर, है ना, मैदान है। मतलब यहाँ पर आपको पश्चिमी घाट पर्वत देखने को मिलता है, यहाँ पर पूर्वी घाट पर्वत देखने को मिलता है। तो इन्हीं पर्वतों से निकलने वाली नदियों ने यहाँ पर मैदानों का निर्माण किया। जैसे यहाँ पर मैदान बन रहा था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी मैदान पाए जाते हैं। चूंकि ये कोस्ट से लगे हुए हैं, तट रेखा से लगे हुए हैं, इसलिए इनको हम समुद्री तटीय मैदान बोलते हैं, द कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है, और अगला रहेगा लास्ट फिजिकल डिवीजन, द्वीप और द्वीप समूह, जिसमें हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की बात करेंगे। तो ये 6 भाग हमें बच्चों पढ़ना है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिमालय को पढ़ेंगे, फिर उत्तर के विशाल मैदान को पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ेंगे, मरुस्थल को पढ़ेंगे, तटीय मैदान पढ़ेंगे, और द्वीप समूह को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 6 भागों में हमको स्टडी यहाँ पर करना है। ठीक है, चलो बताओ, इतनी चीजें समझ में आई। अगले लेक्चर से हम प्रॉपर तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एक एक फिजिकल फीचर को, हिमालय कैसे बना, कहां पर अवस्थित है, कौन कौन सी रेंजेस इसके अंतर्गत आती है, पूरा हम डिटेल में स्टडी करेंगे। यहां तक कोई भी डाउट हो किसी को तो पूछिए।
कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो फिर पूछ सकते हैं आप, नहीं तो फिर हम क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, आज हमने समझ लिया कि फिजिकल डिवीजन क्या होता है, कितने भागों में फिजिकल डिवीजन किया गया है। ठीक है, ये चीजें हमने समझी हैं। इसके अलावा टेस्ट में भी आपको समझ में आया होगा, रिवीजन हुआ होगा थोड़ा बहुत। ललिता जी, गौरव जी, राजनंदिनी जी, शोभानंद जी, अमृत जी, क्लियर है? क्लियर है तो एक बार बोल दो सर क्लियर है, थम्स अप कर दो। नो डाउट सर, कोई डाउट ही नहीं होता आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है, डाउट नहीं है तो। लेकिन कोई भी डाउट हो तो पूछने से चूकना मत, शर्माना मत, है ना? क्लियर है अमृत जी, वेरी गुड। राजनंदिनी जी है ना? देखिए अब कल सैटरडे, कल क्या सैटरडे होगा ना? दोस्तों मैं पिछले 8 वर्षों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और पिछले कई वर्षों के डिफरेंट एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि सही प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का एक सेट तैयार किया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ही क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन में जाकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, कल सैटरडे होगा तो कल क्लास होगी नहीं, है ना? सीधे मंडे को क्लास होगी। तो करना क्या है आपको, पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा है 4 क्लासों में, इसके अलावा आज मैंने टेस्ट भी आपको कराया है, बहुत अच्छे से आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, देखिए कभी भी आप आगे के लिए मत छोड़ना कि अभी पढ़ लूंगा मैं, रिवीजन कर लूंगा। अभी आपका गरम गरम आपने पढ़ा है तो बहुत सारी चीजें आपकी दिमाग में होंगी, तो इसको अभी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। तो पहला टॉपिक आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मंडे से हमारा अगली क्लास स्टार्ट होगी। तो अभी आपके पास टाइम है 2 दिन का, अच्छे से आप इसको कंप्लीट कर लेना। टेस्ट लगा लेना, मेरी बहुत सारी जो एमसीक्यूज हैं आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, तो वो आप लगा लेना। ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चलो तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।